गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल श्री तेजा फाउंडेशन किशनगढ़ ट्रेनवाल में आपका स्वागत है। देखिए, आज आपके लिए एक छोटी लेकिन एक बहुत स्पेशल क्लास है। आपको पता है जैसे कि जो भी हम काम करते हैं ना, उसके छोटे छोटे जो अभ्यास हैं वो इस काम को ज़्यादा आसान बना देते हैं। इसी प्रकार से आज की जो क्लास है ना, वो जैसे अपने जो जितने भी किसी भी टॉपिक का जो एक उसका चाहे छोटा भाग हो या बड़ा भाग हो, तो उसके जो नोट्स वगैरह होते हैं उनमें उनके जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं और उनको सोल्व कर सकते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन बहुत मतलब आसान लगते हैं, लेकिन उनका जो जुड़ा हुआ कोई किसी ना किसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन से रहता है। तो कई बार क्या है कि आसान होते हुए भी उनमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो उनको किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। क्योंकि जो जल्दबाजी में क्या है कि ये जो आसान क्वेश्चन है जो दूसरे क्वेश्चन से जुड़े रहते हैं, वो उनको या उन प्रश्नों की गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आज आपके लिए सेल बायोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं उनको अपन यहाँ हल करें अभ्यास प्रश्नों के तौर पर। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से देखते हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यहाँ है सेल बायोलॉजी का, कि जो बेकर्स बॉडी है वो किस कोशिकांग को कहा जाता है। यानी कि बेकर बॉडी जो एक कोशिका है उसका कौन सा कोशिकांग है। तो देखिए, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, एक तरफ अपन ऐसा करते हैं कि इनके सॉल्यूशन से ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है तो उसमें है कि कौन सा कोशिकांग है, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो बेकर्स बॉडी होता है। तो जो गोल्जिकाई है, बात करते हैं गोल्जिकाई की। जो एक सेल ऑर्गेनल है गोल्जिकाई, ये जो गोल्जिकाई है इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। तो जो गोल्जिकाई है कैमिलो गोल्जी ने तो इसकी खोज की। एक क्वेश्चन तो ये बन गया है, इस क्वेश्चन के साथ में एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, कि कैमिलो गोल्जी ने गोल्जिकाई की खोज की थी। और एक अभिरंजक पदार्थ है सूडान ब्लैक, याद रखना इस चीज को, सूडान ब्लैक। तो जो बेकर वैज्ञानिक थे, उसको बेकर भी पढ़ा जाता है, तो बेकर वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया था कि जो गोल्जिकाएं हैं इसको सूडान ब्लैक से अभिरंजित किया था। इस कारण से इसको बेकर्स बॉडी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन था कि बेकर बॉडी किस कोशिकांग को कहते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? गोल्जिकाई। क्यों? क्योंकि बेकर वैज्ञानिक ने गोल्जिकाई को एक अभिरंजक पदार्थ कौन सा? सूडान ब्लैक, इससे इसको अभिरंजित किया था। एक क्वेश्चन इसका एक जो अच्छा क्वेश्चन है वो ये भी है कि जो प्लांट सेल होती है, पादप कोशिकाएं हैं, तो उनका जो गोल्जिकाई होता है इसको डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। याद रखना इसको कि पादप कोशिकाओं को जो गोल्जिकाई है इसको डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, डिक्टियोसोम, ठीक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन से यहाँ 3-4 क्वेश्चन इसके पुटअप हो जाते हैं, ठीक है। आगे है फिर कि कोशिका का बहुरूपिया कहलाता है, मतलब एक प्रकार से बहुरूपी कोशिकांग कौन सा है? कोशिका का बहुरूपी का मतलब जिसके कई रूप हो, ठीक है। तो यहाँ कोशिका का बहुरूपीय जो कोशिकांग होता है वो होता है लाइसोसोम। आंसर यहाँ मैं दे देता हूं कि कोशिका का बहुरूपीय कहलाता है, तो इसका आंसर आएगा ए, यानी कि लाइसोसोम। अब क्यों? तो इसका भी देखो सॉल्यूशन करते हैं। जो लाइसोसोम है ये कोशिका में 4 रूपों में पाया जाता है। 4 रूप होते हैं इसके। 4 रूपों में एक तो होता है प्राइमरी लाइसोसोम, यानी कि प्राथमिक लाइसोसोम। ये जो प्राथमिक लाइसोसोम है ये जो ईआर है और जो गोल्जिकाई होते हैं, तो इनकी जो सिस्टम ही है उससे बनते हैं, ठीक है। तो एक चीज ये याद रखना यहाँ कि लाइसोसोम 4 रूपों में पाया जाता है, जिसका जो पहला रूप है प्राथमिक लाइसोसोम, ये क्या है कि जो ईआर और जो गोल्जिकाई हैं उसकी सिस्टम से बनते हैं। इसके बाद में बात करें तो जो फेगोसाइटोसिस है और पिनोसाइटोसिस है, इससे क्या है कि फेगोसोम और पिनोसोम बनते हैं। तो जब पिनोसोम और फेगोसोम है, पिनोसोम और या फेगोसोम, जब ये प्राथमिक लाइसोसोम के साथ में जुड़ते हैं तो सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है, यानी कि द्वितीयक लाइसोसोम बनता है। तो यहाँ 2 रूप हो गए, प्राथमिक लाइसोसोम और द्वितीयक लाइसोसोम। तीसरा रूप होता है अवशिष्ट काय का, अवशिष्ट काय।
ये अवशिष्ट काय क्या होता है, लाइसोसोम का अवशिष्ट काय क्या होगा, ये रूप कौन सा होगा। तो जो द्वितीयक लाइसोसोम है इसके साथ में जब अपचित खाद्य पदार्थ जुड़ जाते हैं, अपचित खाद्य पदार्थ जुड़ते हैं तो उसको कहा जाता है अवशिष्ट काय। समझ गए कि जिससे जो पाचित खाद्य पदार्थ है तो उसका तो कोशिका द्रव्य द्वारा अवशोषण हो जाता है, और बाकी जो अपचित खाद्य पदार्थ है वो यदि किसके साथ में जुड़ गया, द्वितीयक लाइसोसोम के साथ में, तो फिर अवशिष्ट काय बन जाता है। फिर है चौथा रूप, वो होता है स्वभक्षी रसदानियों का, स्वभक्षी रसदानियों का, ठीक है, स्वभक्षी रसदानियों का, यानी कि जो खुद के जो कण वगैरह हैं या जो खुद का जो भाग वगैरह है उसका ये पाचन कर देते हैं, उनको खा जाते हैं। ये चौथा रूप होता है लाइसोसोम का, वो है स्वभक्षी रसदानियां। अब अगर कभी कभार इसका लाइसोसोम का एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो इसमें जो हाइड्रोलाइजेज प्रकार की, जो अम्लीय हाइड्रोलाइजेज प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं, जल अपघटनी जो एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में, तो ये इनमें से अधिकतर जो इसका कौन सा भाग है, कौन सा रूप है जिसमें होंगे, तो वो आएगा द्वितीयक लाइसोसोम। यानी कि जो जल अपघटनी एंजाइम है लाइसोसोम के, वो द्वितीयक लाइसोसोम में होते हैं, ये याद रखना है। और आपको पता है कि लाइसोसोम है इसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, और उसको यहाँ भी अपन पढ़ सकते हैं स्वभक्षी रसदानियों के तौर पर। तीसरा क्वेश्चन है कि जो केंद्रक है, केंद्रिक यानी कि न्यूक्लियोलस, केंद्रक न्यूक्लियस और केंद्रिक यानी कि न्यूक्लियोलस, ये नाम किसने दिया। अब ये देखो, अगर देखा जाए ना तो इन पांचों में सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा, जो रटा हुआ भी रहता है, ठीक है, या सबसे आसान क्वेश्चन है। लेकिन देखिए इसका आंसर किस तरीके से दिया जाएगा। केंद्रिक यानी कि न्यूक्लियोलस है, तो कई बार क्या होता है यहाँ कि जो यहाँ से पढ़ते ही केंद्रिक नाम दिया तो सीधे तरीके से दिमाग में आ जाता कि हाँ खोज वगैरह। तो अगर पहला ऑप्शन अगर खोज का है तो कुछ लड़के क्या करते हैं कि हाँ आगे बिना देखे ही आंसर दे देते हैं, लेकिन आपको हर जो क्वेश्चन है उसको सही तरीके से देख के समझ के और फिर आंसर देना है। तो यहाँ है केंद्रिक यानी कि न्यूक्लियोलस जो नाम है वो किसने दिया, तो न्यूक्लियोलस जो नाम है वो बॉमन ने दिया था, क्योंकि केंद्रिका की खोज तो फोंटाना ने की थी, तो केंद्रिक की खोज फोंटाना ने की, लेकिन जो न्यूक्लियोलस जो नाम है, जो केंद्रिक नाम है, ये किसने दिया था, बॉमन ने। केंद्रिक क्या होते हैं आपको पता है कि जैसे कोशिका है इसका केंद्रक होता है, और केंद्रक है तो इसमें नग्न यानी कि झिल्ली रहित संरचना होती है, वो क्या कहलाती है, केंद्रक। ये याद रखना, इसमें ये नग्न होती है यानी कि इसमें कोई झिल्ली वगैरह नहीं होती है। कभी कभार क्या है इसको केंद्र के भीतर अपन इस तरीके से पढ़ते हैं, इस तरीके से नहीं होगी इसकी संरचना, ये कणों के रूप में होती है, यानी कि इसके ऊपर कोई झिल्ली वगैरह है उसका आवरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये झिल्ली रहते एक संरचना होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो केंद्रिक हैं ये जो गुणसूत्र होते हैं उनके विशिष्ट स्थल होते हैं वहीं से जुड़ती है, और जो वो विशिष्ट स्थल होते हैं जहां से केंद्रिक जुड़ती हैं वो क्या कहलाते हैं, वो गुणसूत्र के स्थल कहलाते हैं नोड। नोड मीन्स हो जाएगा न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है, यानी कि ये नोड, ये भी याद रखना आपको। फिर इसके बाद में चौथा क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का अंतः कंकाल बनाता है, एक जो कोशिका होती है उसका अंतः कंकाल कौन बनाता है। तो ये तो क्या करते हैं अपन चित्र के आधार पर भी कर सकते हैं, जो डायग्राम देखते हैं ना सेल का उसके आधार पर भी कर सकते हैं। आपको पता है जैसे ह्यूमन की जब बॉडी देखी जाती है डायग्राम में, ठीक है, तो उसमें जो कंकाल नजर आता है, ऐसे अगर कोशिका की बात करें ना तो कोशिका में क्या है कि एक झिल्लीनुमा तंत्र होता है जो कंकाल के तौर पर नजर आता है। तो आपको पता लग गया होगा क्या होगा, तो वो होगा ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिका जो अंतः कंकाल है वो कौन बनाता है, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका। और जो ER है ये क्या है कि एक कोशिका है उसको यांत्रिक बल यानी कि उसको एक आधार मजबूती उसका आकार निर्धारित करती है आंतरिक भाग से, ठीक है, अंदर से। तो इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का अंतः कंकाल या अंतः कंकाल बनाने का कार्य करती है कौन, ER। फिर है पांचवा क्वेश्चन, जंतुओं में सबसे कम गुणसूत्र किसमें होते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन को एक बार से पढ़ना कि जंतुओं में सबसे कम गुणसूत्र किसमें होंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, देखिए जो जंतु होते हैं ना, पादप कोशिकाओं की अपेक्षा जो जंतु कोशिकाएं हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है।
लेकिन जो पादप कोशिकाएं उनके गुणसूत्र जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा मोटे होते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं के जो गुणसूत्र है वो संख्या में कम लेकिन मोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जंतुओं में सबसे कम गुणसूत्र किसमें होते हैं। तो एक तो है म्यूकर, जिसमें दे रखा है गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 2, एक है एस्केरिस 2n बराबर 4, एक है एस्केरिस 2n बराबर 2 और एक है मक्खी 2n बराबर 2। तो देखिए यहाँ जंतुओं की बात करें तो इसमें 3 जंतु हैं, इसमें एस्केरिस ये तो कॉमन है और एक है मक्खी। तो सबसे जो कम गुणसूत्र जंतुओं में वो होते हैं एस्केरिस में। तो यहाँ 2 ऑप्शन है एस्केरिस के भी, तो सबसे कम कौन से हो जाएंगे कि जो एस्केरिस है उसमें 2n बराबर 2। तो सही आंसर क्या होगा, जंतुओं में सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिस में होते हैं। अगर ऑप्शन सीधे तरीके से एक ही है एस्केरिस का तो वो एस्केरिस आएगा, लेकिन अगर 2 अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं एस्केरिस के तो उसमें क्या आ जाएगा एस्केरिस 2n बराबर 2। अगर पादपों की बात करें ना तो पादपों में जो सबसे कम गुणसूत्र हैं वो म्यूकर हेमिलिस में होते हैं, और म्यूकर जो हेमिलिस हैं उसमें होते हैं 2n बराबर 2, और एक होता है हिप्लोपेपस ग्रेसिलिस जिसमें 2n बराबर 4 होते हैं। ये पादपों की बात है। और जंतुओं में सबसे जो कम गुणसूत्र हैं वो एस्केरिस में 2n बराबर 2। तो देखिए जो आगे की जो क्लास होगी उसमें और भी ज्यादा जो क्वेश्चन हैं वो लिए जाएंगे, यानी कि लगभग जैसे जेट एग्जाम है तो उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके से 40 क्वेश्चन है वो आपको हल कराए जाएंगे। लेकिन वो अब चलेंगे आगे टॉपिक वाइज, ठीक है। कि जैसे आपको बायोटेक है, बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया तो उसके जो क्वेश्चन है 10 या जो 15 क्वेश्चन है वो उसमें दिए जाएंगे, और बाकी जो 25 जो क्वेश्चन है ना वो आपको आपके अभ्यास प्रश्नों के तौर पर पूरी बायोलॉजी में से दिए जाएंगे। तो आगे की जो क्लास होगी ना उसमें ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको एक सैंपल के तौर पर 5 जो क्वेश्चन वो इस तरीके से किए हैं कि आप नोट्स है ना उसमें से क्वेश्चन बना सको और उनको हल कर सको। जय हिंद, जय भारत।